नमस्कार, सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का हम सीरीज शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका अनुच्छेद 105 और 194 में छूट के जो प्रावधान है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। क्या है मामला, आइए हम लोग एक पृष्ठभूमि के रूप में इसे पहले समझते हैं। जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार था, तो उस समय सबसे बड़ा एक संकट था, वो है आर्थिक संकट। और उसके बाद यदि हम बात करें तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद क्या कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो है वो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 14 मत से आपका गिर जाता है, मतलब सरकार बची हुई रहती है। इसके बाद यदि हम देख पाते हैं कि इसमें कुछ मामला ये उठता है कि कुछ आपके सांसद ऐसे थे जो रिश्वत लिए हैं। अब इसके बाद जो है 1998 में सुप्रीम कोर्ट का 3-2 के अनुपात में जजों के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है और ये कहते हैं कि फैसले के कारण मतदान से जुड़ी हुई किसी भी कृत्य पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, जो अनुच्छेद 105(2) और 194(2) से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह कहा गया कि 1998 में संसद या विधानमंडल में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह 1998 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इसके बाद अभी हाल ही में जो 7 जजों की न्यायपीठ ने, संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में जो दिया जाने वाला सांसद और विधायकों को छूट था उसे समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब ये कि ये जो छूट का जो प्रावधान होगा वो सामूहिक लोगों को दिया जाएगा, न कि केवल अकेले लोगों को। ध्यान रखिएगा, चाहे वोट या भाषण के बदले जो रिश्वत लिया जाता है उसके लिए खास बात यह कि अकेला विधायक या सांसद इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, छूट किन्हें दिया जाएगा, सामूहिक कार्यप्रणाली में इन्हें छूट दिया गया है। अकेले के लिए यह छूट का प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 105(2) क्या कहता है, कोई भी सांसद जो है संसद में या किसी समिति में अपने द्वारा कहे गए बातों के लिए, मतलब किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और यही 194(2) में याद रखिएगा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए है। इसलिए आपको कभी भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाए, आया बात समझ में, तो अनुच्छेद 105(2), 194(2) को याद रखिएगा। खास बात यह याद रखना है, अकेले सांसद या विधायक इस जो आपका सिस्टम है, मतलब ये छूट का जो प्रावधान है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है विशेषाधिकार को। क्लियर हुआ? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए कोर्ट ने कहा संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं होगी। क्लियर है? इसके बाद आइए हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है 3 नए चंद्रमाओं की खोज। हम सभी जानते हैं अरुण और वरुण में जो है अभी 3 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। यूरेनस और नेपच्यून में जो है 3 चंद्रमाओं की खोज की गई है। इनका क्या क्या नाम है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। खास बात ये याद रखिएगा, आपको सीरीज आपको याद करने के लिए ऐसा याद रखें 2021, 2022 और 2023, ऐसा याद रखने आपको। तो 21, 22, 23 में यदि हम बात करेंगे तो 2022 के जगह आप 2002 याद रखें। क्लियर? अब खास बात यह है कि 2021 और 2002 जो है ये दोनों के दोनों जो है वो नेपच्यून का रहेगा, वो वरुण का है। और जो 2023 यू जो होगा वो अरुण मतलब यूरेनस के नए चंद्रमा का नाम हो जाएगा। क्लियर है? और 2021 और 2002 जो है वो नेपच्यून का होगा, जिसमें 2002 में याद रखिएगा
N5 याद रखना है और 2021 में N1 याद रखना है। कौन पहले आता है? 21 पहला आता है तो आप N1 इसे देंगे और 2002 वाले को N5 नाम देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 नए चंद्रमाओं का नाम याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है, कभी संभावित हो तो इसे भी आप याद रखें। अब बात करते हैं, अब देखिए 2023 जैसे ही आपका 2023 U1 आएगा, मतलब ये यूरेनस से संबंधित हो गया, तो याद रखिएगा ये अरुण के चंद्रमा का नाम हुआ। 2023 जो है ये यूरेनस का नया चंद्रमा है। परिक्रमा जो है वो लगभग 680 दिन में यूरेनस का एक चक्कर लगाएगा। अब यूरेनस में अगर हम बात करते हैं तो केवल यूरेनस में कुल चंद्रमा संख्या जो है वो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर हम नेपच्यून की बात करते हैं तो देखिए S2002 N5 और 2021 N1 है। तो ध्यान रखिएगा ये नेपच्यून का नया चंद्रमा है। S2021 N1 को नेपच्यून की परिक्रमा करने में लगभग 9 साल लगते हैं। N1 को 9 साल लगेंगे और 2002 वाले को जो याद रखना है 27 साल लगभग लगता है। अब इसकी संख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएंगी। क्लियर है? कहाँ? नेपच्यून में याद रखना कुल चंद्रमा अब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा इन दोनों के बाद। इस तरीके से 3 नए चंद्रमाओं की खोज को भी हमको याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पहला देश जो है फ्रांस जो है वो गर्भपात में अब संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। याद रखना खास बात ये कि कौन सा देश विश्व का पहला हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखना। तो फ्रांस, ये आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1974 से ये कानूनी अधिकार के रूप में वहां प्राप्त था, लेकिन अब इसे संवैधानिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया है। इसलिए अब फ्रांस में गर्भपात कराना अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और प्रधानमंत्री के द्वारा वक्तव्य दिया जाता है कि महिलाओं के लिए कि यह शरीर आपका है और इसके लिए निर्णय लेना आपका ही अधिकार होगा। इस प्रकार से फ्रांस अब विश्व का पहला देश बन जाएगा जहां पर गर्भपात अब संवैधानिक अधिकार होगा। क्लियर? इसके बाद हमारा टॉपिक है वो है आपका चक्षु पोर्टल। चक्षु पोर्टल जो है वो, चक्षु मतलब आंख, ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है ये किस विभाग से संबंधित है, तो याद रखिएगा दूरसंचार विभाग से संबंधित है। क्लियर? इसका काम क्या होगा? तो चाहे हम कॉल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो धोखाधड़ी का मतलब साइबर जो आपका अपराध जो हो रहा है, जिसमें धोखाधड़ी के कारण आपका रोक लगाने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। ये किसके अंतर्गत के रूप में भी काम करेगा? याद रखिएगा संचार साथी पोर्टल जो है मई 2023 में लॉन्च किया गया था, उसी से मिल करके ये चक्षु पोर्टल भी अब काम करने वाला है। तो इसलिए याद रखिएगा साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए इसे लाया गया है। किस विभाग से संबंधित है? दूरसंचार विभाग से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री दूरसंचार विभाग जो है अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। धोखाधड़ी के लिए कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस की शिकायत करने के लिए इस पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? तो आप इस चक्षु पोर्टल को भी याद रखें किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को बन सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना। तेलंगाना में जब गाड़ी में अगर हम देखते हैं तो नंबर लिखा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ है तो हम सीजी लिखेंगे, है ना, आपका मध्य प्रदेश है तो एमपी लिखते हैं। उसी प्रकार तेलंगाना में हम पहले टीएस का प्रयोग करते थे, टीएस का। अब ये टीएस के जगह टीजी का प्रयोग किया जाएगा, ये याद रखना है। आया बात समझ में? मतलब वाहनों में अब तेलंगाना स्टेट में टीएस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, टीजी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार याद रखिएगा पूर्व में टीएस लिखा होता था, अब टीजी लिखा जाएगा, वाहनों पर अब टीजी लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये टीएस है, अब ये टीजी करके लिखा जाएगा। ठीक है? तो आप इसे भी याद रखें। इसके बाद जो है वो है मिशन वात्सल्य योजना।
मिशन वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। अब महिला एवं बाल विकास से है मतलब ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये वात्सल्य योजना लाया गया था। खास बात ये कि अगर हम बात करेंगे तो यहां पर छत्तीसगढ़ में जो भागीदारी है वो लगभग 59% घटी है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है, इस बातों को ध्यान रखना। याद रखिएगा 2021-22 में 18.7 करोड़ रुपए दिया गया था। आया बात समझ में? 18.7 करोड़ मिले थे। अब 22-23 में जो ये धनराशि है वो 7.65 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। पहले 18 करोड़ मिला था, अब केवल 7 करोड़ मिला है। इसका मतलब कितना प्रतिशत घटा है? तो याद रखिएगा 59% घटा है, इसलिए इसे भी आप याद रखें। छत्तीसगढ़ का आवंटन 59% घटा हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत रत्न 2024। आपको पेपर में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को बनेंगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 2 जनवरी 1994 को इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश किया जाता है। खास बात यह कि राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। अब इसमें सम्मान के रूप में एक पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, धनराशि नहीं दी जाती है। 2024 में यदि हम बात करेंगे तो 5 व्यक्तित्व को आपको याद रखना है, जिसमें हम पूर्व के सीएनए सीरीज में 2 नाम देख ही चुके थे। पहला कर्पूरी ठाकुर जी को और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी को। अब 3 नाम और आपको याद रखना है जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक तो याद रखना है चौधरी चरण सिंह जी को याद रखना है, उसके बाद MS स्वामीनाथन जी को याद रखना है और तीसरा PV नरसिम्हा राव जी को याद रखना है। तो इस प्रकार से MS स्वामीनाथन जी भी आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये हरित क्रांति के क्या है आपका जनक है। किसान नेता जो है जननायक के रूप में जो है वो कौन है आपका चौधरी चरण सिंह जी है, याद रखना है। इसलिए अब आपको 5 नाम याद रखने हैं 2024 में। एक कर्पूरी ठाकुर जी को, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी को, इसके साथ साथ में यदि हम बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और आपका PV नरसिम्हा राव। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये क्या चीज है? तो ध्यान रखिएगा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिजली को बचाना है और ऐसे ऐसे ऊर्जा को डेवलप करना है जिससे पर्यावरण प्रभावित ना हो। इसी उद्देश्य से आप सौर ऊर्जा को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा हर घर के छत पर जो है वो सौर ऊर्जा का सिस्टम विकसित किया जाए करके 75,000 करोड़ रुपए का जो है वो राशि के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ घरों को रोशन करना उद्देश्य होगा। इसीलिए घर के छत के ऊपर जो है यह सिस्टम लगाया जाएगा जिसके माध्यम से लगभग आप याद रखें 1 करोड़ घरों को रोशन प्रदान किया जाएगा। खास बात यह कि 300 यूनिट फ्री बिजली हर माह, याद रखिएगा 300 यूनिट फ्री बिजली हर माह भी दिया जाएगा। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में देखेंगे तो भारत रत्न, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में देखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। वो 1954 से प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत 1961 से होती है। पहली बार 1965 में दिया जाता है। इसमें अभी वर्तमान में अगर हम सम्मान के रूप में देखेंगे तो याद रखिएगा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और वाक देवी की प्रतिमा दी जाती है।
वाग देवी की एक मूर्ति दी जाती है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जो है ये आपका क्या है, ज्ञानपीठ के लिए आपका पुरस्कार दिया जाता है। खास बात यह कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता और जो भारत रत्न होगा वो मरणोपरांत भी दिया जाता है। अब यदि हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में दो नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। एक रामभद्राचार्य जो है वो याद रखें और दूसरा गुलजार कवि को याद रखना है आपको। गुलजार कवि उर्दू कवि है और श्री रामभद्राचार्य जो है वो संस्कृत के आपका प्रचंड, अगर हम बात कहें मतलब विख्यात जो है वो व्यक्तित्व है, वो आचार्य हैं जो नेत्रहीन होते हुए भी कई रचनाएं लिखी हैं। तो आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं बहुत बड़े श्री रामभद्राचार्य जी। क्लियर है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी धार्मिक समुदाय में चाहे विवाह, चाहे तलाक, चाहे विरासत, ये सभी के लिए समान कानून होंगे, सभी धर्मों के लिए। तो इसी के लिए समान नागरिक संहिता जो है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है। इसलिए आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव की शुरुआत 1 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक चला है। ये कहां हुआ, तो गुजरात राज्य में हुआ, कच्छ में हुआ है, याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिला कच्छ, आयोजन गुजरात में होता है। भारत रंग महोत्सव 2024 याद रखिएगा। भारत रंग महोत्सव 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्लियर है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पेस मिशन। पेस मिशन जो है वो ध्यान रखिएगा नासा के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और खास बात यह कि ये पेस का पूरा नाम क्या है, आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो पी से प्लैंकटन, ए से एरोसोल, सी से क्लाउडेड ओशन और ई से इकोसिस्टम याद रखना है। क्लियर है। तो पेस मिशन में आप पूरा नाम याद रखें, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउडेड ओशन और इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये क्या होगा कि ये जो मिशन है वो आपका चाहे झील हो, चाहे नदी हो, चाहे महासागर हो, इन सब का क्या करेगा, सर्वेक्षण करेगा। बाकी जो अन्य लोग हैं वो 8 ही रंगों के आधार पर क्या करते थे, आपका सर्वे करते थे। पेस मिशन जो है वो 200 रंगों की जानकारी प्रदान कर सकता है। तो खास बात ये याद रखना है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर उपस्थित झील, नदी, महासागर पर सर्वेक्षण करेगा, फाइटोप्लैंक्टन का सर्वेक्षण करेगा, शैवालों का सर्वेक्षण करेगा। तो इसलिए पेस मिशन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024। याद रखिएगा डॉक्टर एस सोमनाथ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है वो टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित होता है। मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के नाम के कारण जो है डॉक्टर एस सोमनाथ को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको यह पूछा जाएगा कि यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज का CNA सीरीज जो है आप सभी के लिए लाभदायक होगा, आपको आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू।